हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बजट ट्रेडर। बजट ट्रेडर के बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट के प्लेलिस्ट में आप सबका स्वागत है। ये इस वीडियो का थर्ड वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कोई भी एक स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है और उसका ग्रोथ कैपेसिटी कितना है वो डिटरमाइन किया जा सकता है, वो भी बहुत कम टाइम में। ठीक है, चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। इससे पहले देखिए, ये है वॉरेन बफेट। आई थिंक आप सब लोग पहचान ही है, जो लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है। इसने अपना 99% वेल्थ सिर्फ ओनली थ्रू इन्वेस्टमेंट कमाया है और ये दुनिया के टॉप बिलियनर्स की लिस्ट में भी आता है। बट इसने जितना भी अपना लाइफ में वेल्थ जनरेट किया है वो 60 एट द एज ऑफ 60 7 साल के बाद जनरेट किया है। ठीक है, तो हम लोगों के पास जनरली इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका 25-30 ईयर्स है, फिर उसको 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट करो, इतना टाइम तक जनरली नहीं रहता है। तो मेरे पास तो जनरली, मैं तो ऑब्वियसली इतना टाइम तक मैं तो होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, और बाकी सेक्टर रोटेशन की वजह से आपको ये भी गारंटी नहीं है कि आपका और रिटर्न आएगा कि नहीं उस टाइम तक इतना। ठीक है, तो स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वॉरेन बफेट एक चीज बोलते थे कि तुम एक स्टॉक को 10 साल तक मिनिमम होल्ड नहीं कर सकते, तो 10 मिनट के लिए भी होल्ड, मतलब 10 मिनट के लिए भी उसको खरीदने के बारे में सोचना मत। ठीक है, लेकिन हाँ, 10 साल तो बहुत ज्यादा हो जाता है। बट यहाँ पे जो मैं बोलूंगा, एटलीस्ट आप 3 से 4 साल, एटलीस्ट 5 साल तो दीजिए। ठीक है, कोई भी एक स्टॉक को एटलीस्ट अच्छे से उसका रिटर्न लाना है आपको, तो एटलीस्ट मिनिमम 2 से 5 साल तो देना है। ठीक है, तब जाके उसका फ्लेवर आपको पता चलेगा। एनीवे, चलिए। तो देखिए, स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है? स्टॉक सिलेक्शन इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग स्टॉक अलाइन विद देयर इन्वेस्टमेंट गोल्स। सबका इन्वेस्टमेंट गोल अलग अलग होता है। किसी का इन्वेस्टमेंट गोल होता है 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15, किसी का 20, जो भी है। तो आप अपने हिसाब से गोल सेट कीजिए, जो भी है। बट हम लोगों को पोर्टफोलियो में हमेशा अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है? बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बटन अप अप्रोच फॉलो करते हैं, कोई कोई टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। बटन अप अप्रोच क्या होता है, मैं आपको जस्ट सिखाता हूँ। पहले आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनीज देखते हैं कि कंपनीज काम क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो लोग देखता है कि वो कंपनी कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है। सेक्टर मतलब जैसे हो गया एक ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। उसके बाद देखता है वो इकोनॉमी के साथ, करेंट इकोनॉमी के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं। ये है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या बोलता है? पहले तुम इकोनॉमी देखो, तुम्हारा इकोनॉमी स्ट्रांग है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, फिर तुम सेक्टर देखो कि उस इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर्स है। उसके बाद आप कंपनी देखो कि उस सेक्टर्स में कौन सा कंपनी है। अल्टीमेटली दोनों जाके एक ही चीज है। बट स्टॉक, एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ भी एनालिसिस जरूरी नहीं है। ठीक है, जस्ट हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे सेक्टर। सेक्टर आपको आइडेंटिफिकेशन करना आ गया तो आप मान लीजिए आपको सब कुछ आ गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए हो तो एक कॉमन टर्म है निफ्टी 50। क्या होता है आपको पता है? ठीक है, निफ्टी 50 बेसिकली कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ टॉप 50 कंपनी। इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी होता है, जिसका मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, उसका टॉप 50 लिस्ट में जो कंपनी आता है, उसको एक इंडेक्स में ग्रुप किया गया है, उसको बोलता है निफ्टी 50। इस निफ्टी 50 में जैसे हम लोग का इंडिया का, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, हर एक बिग बिग कंपनी, कोल इंडिया, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, जब मैं ये चार्ट लिया हूँ, नॉट नेसेसरी कि यही कंपनी है। ठीक है, क्योंकि किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है तो यहाँ से एक कंपनी निकल जाता है तो दूसरा एक कंपनी घुस जाता है निफ्टी कंपनी। बट एज ए होल निफ्टी कंपनी, निफ्टी 50 मतलब इंडिया का टॉप 50 कंपनी का कलेक्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना है, तो आपका यहाँ पे एक मैजिक सा फॉर्मूला देखना है कि आप देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 में ना, हर एक चीज का, हर एक सेक्टर का स्टॉक है। देखिए, फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक है, आईटी हो गया,
कंज्यूमर एंड गुड्स हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, ऑटोमोबाइल, मेटल्स, फार्मा, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों को जनरली क्या चीज देखना है यहाँ पे, एक चीज आप देखिए यहाँ पे, फाइनेंशियल सर्विस देखिए 38%, निफ्टी 50 में आईटी का वेटेज देखिए 16%, कंज्यूमर एंड गुड्स का अराउंड 11.5, और ऑयल एंड गैस अराउंड 12 पॉइंट। तो इन चारों को अगर आप ऐड कीजिए, यही मोर देन 70% हो जाता है, ठीक है। तो जनरली हर एक टाइम में इन्हीं चार सेक्टर एक इकोनॉमी को लीड करता है, ठीक है। क्योंकि मोर देन 70%, बाकी 30% जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर मिलकर होता है, बट इन सेक्टर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो में ऐसा एक आपका पोर्टफोलियो मतलब, ऑब्वियसली आप एक स्टॉक में पर्टिकुलर तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप 5 10 स्टॉक चूज कीजिए जिसमें इन सेक्टर का स्टॉक कुछ कुछ स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। उसको बास्केट बोलता है। मान लीजिए आईटी का दो दो स्टॉक हो गया, फाइनेंशियल सर्विस का दो, कंज्यूमर एंड गुड्स का दो हो गया, ऑयल एंड गैस का दो 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 हो गया, ऐसे मान के आपने मानिए आपने 10 स्टॉक सिलेक्ट किया है, तो उसको एक बास्केट बोलता है, ठीक है। तो हम लोग फोकस करेंगे इसी के ऊपर। अब देखते हैं, अब देखते हैं कि विजुअलाइज कैसे करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टॉक चलने वाला है। यहाँ पे देखिए मोर देन 7,800 लिस्टेड स्टॉक है, एनएससी इंक्लूडिंग एनएससी एंड बीएससी, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज है, हम लोग को गवर्नमेंट के साथ जाना है, ठीक है। गवर्नमेंट किस किस सेक्टर में पैसा खर्च कर रहा है वो देखिए, फिर हम लोगों को जस्ट उसी में इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है। और उसी के लिए आपको पूरा साल नहीं रहना है, उसके लिए जस्ट सिंपली एक फॉर्मूला है, आप बजट बजट को एक बार देखिए, बजट हाईलाइट में आपको क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट कौन सा सेक्टर में काम करने वाला है, कौन कौन सा सेक्टर में पैसा खर्च करने वाला है, ठीक है। वो सिंपल सा देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि तो ये है बजट का 2023 का थीम है, ये है 2024 का थीम, ठीक है। तो 2024 का एज ए बैक टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि पास से जो चीज़ों को विजुअलाइज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उन लोगों ने लास्ट टाइम बजट में क्लियरली बोला था कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, रिचिंग द लास्ट लाइन मीन्स हम लोगों ने रोड्स एंड डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, अमृत काल में जो अनाउंस हुआ था लास्ट टाइम 2020 में। बाकी फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ग्रीन पावर हो गया, ये मेनली उन लोगों ने 7 सेक्टर सिलेक्ट किया था। और इस बार हम लोग का इस बार का बजट तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस बार का मतलब बीजेपी का स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है ना, तो इसीलिए मतलब डायरेक्टली वो लोग खर्च, ऑब्वियसली पैसा इस बार भी खर्च कर रहा है, बट डायरेक्टली, क्योंकि देखिए आंध्रा को पैसा देना है, बिहार को पैसा देना है, इतना सारा ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कट किया है। बट ये नहीं है कि इससे इकोनॉमी का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, गवर्नमेंट हमेशा पैसा खर्च करता रहेगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम का ये सेक्टर था, अब इस सेक्टर के हिसाब से किस तरह से डिसीजन लेना है और इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ कि गवर्नमेंट का एक एक डिसीजन पूरा कितना कितना सेक्टर को एक साथ इन्फ्लुएंस होता है, मैं दिखाता हूँ। देखिए 2023 में ये है एक स्टॉक का ये सब का रिटर्न्स, ठीक है। जैसे ही वो लोग अनाउंस किया है, उसके बाद देखिए जो गवर्नमेंट पीएसयू से मोर देन 54% भाग गया है। अगर एक इंडेक्स ही 54% भागा है, तो उसके अंदर जो स्टॉक है वो सोचिए कितना परसेंट भागा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने जैसे ही बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेगा, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मोर देन 45 to 50% गेन किया है। ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हर एक चीज एक से दूसरा लिंक्ड होता रहता है। कैसे लिंक्ड होता रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं लास्ट टाइम का एक दिखाता हूँ। ये स्टॉक आईआरएफसी हो गया 451%, 450% एक स्टॉक रिटर्न दिया है। जहां बैंक एक साल में 7% रिटर्न देता है, वो भी एफडी में। यहाँ पे एक एक स्टॉक ने 450%, मतलब आपका पैसा मतलब 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया होता, तो वो मोर देन मतलब 4.5 लाख ऐसा हो जाता। इरकॉन हो गया, आरबीएनएल हो गया, पावर फाइनेंस हो गया, रेलटेल, आईटीआई, एसजेवीएन, हुडको, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंजीनियरिंग इंडिया, मैसगांव हो गया,
आईएफसीआई हो गया, भेल हो गया, एनबीसीसी, एडा ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हॉल हो गया आप लोगों का, जो हम लोग का डिफेंस बजट, सॉरी डिफेंस का जो इक्विपमेंट बनाता है आजकल तो ज्यादातर मेक इन इंडिया ही होता है, तो हॉल अच्छा खासा भाग गया। उसके बाद जीआईसीआर, जनरल इंडिया इंश्योरेंस, हिंद कॉपर, तो हर एक सेक्टर भागा है और अच्छा खासा हर एक ने 100 150%, 100% रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इसका मैं एक जस्ट विजुअलाइजेशन प्रोसेस सिखाता हूँ। मान लीजिए इस बार ने गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि हम लोग इस बार, मान लीजिए रोड का डेवलपमेंट, रोड का ही एग्जांपल लेते हैं, रीचिंग द लास्ट लाइन मीन्स रोड। मान लीजिए बोलना है कि गवर्नमेंट ने इस बार हम लोग रोड्स एंड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये बोला, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग अब इसको, इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट एज ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर, ठीक है। थोड़ा दिमाग तो हम लोग को भी लगाना होगा, तो कैसे, चलिए। जैसे ही रोड एंड रोड, अगर रोड बनाएगा तो उसके लिए फर्स्ट क्या चीज, दो बेसिक चीज चाहिए, ठीक है। हर एक रोड बनाने के लिए ऑब्वियसली स्टील चाहिए, ठीक है। उसके साथ सीमेंट चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद रोड बिल्डिंग कंपनी जो उसको फाइनेंस करता है, वो तीन कंपनी इससे प्रॉफिटेबल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि काम तो उन लोगों को ही करना है, ठीक है। तो स्टील, सीमेंट और रोड कंपनी, इसका शेयर बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली काम मिलेगा तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। मान लीजिए हम लोग का रोड रेडी हो गया। रोड रेडी होने के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली एक रोड रेडी हो गया तो उस रोड में लॉजिस्टिक सर्विस तो आएगा ना, इधर से उधर तक गाड़ी से सामान लेके जाएगा, उधर से जाएगा, इधर से कनेक्टिविटी बढ़ेगा। तो जैसे ही कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, लॉजिस्टिक सेक्टर बढ़ जाएगा, लॉजिस्टिक शेयर का, सेक्टर का शेयर बढ़ जाएगा, शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड शेयर बढ़ जाएगा। अब देखिए, जैसे रोड हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, तो पैरेलली रोड में क्या चलता है, गाड़ी तो चलता है ना। उस गाड़ी को चलने के लिए क्या, फ्यूल चाहिए, मीन्स एनर्जी सेक्टर का शेयर बढ़ेगा। मोर डेवलपमेंट मीन्स मोर फ्यूल कंज्यूमिंग, तो एनर्जी से, एनर्जी रिलेटेड सेक्टर बढ़ेगा। जैसे ही कोई भी एक, मतलब एरिया में, जैसे ही रोड कनेक्टिविटीज वगैरह बढ़ता है, तो जनरली उसमें क्या होता है, रियल एस्टेट घुस जाता है, उसको और डेवलपमेंट करने के लिए, मोर हाउस एंड ऑल बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो रियल एस्टेट शेयर बढ़ जाएगा, रियल एस्टेट शेयर जैसे आएगा, हाउसिंग डेवलपमेंट, हुडको वगैरह जैसे वो होता है, वो लोग वहां पर घर बनाएगा या फिर फाइनेंस करेगा, तो रियल एस्टेट का शेयर बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली एक इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद फिर भी क्या है, ऑब्वियसली उसमें तो आईटी कनेक्टिविटी चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर आ गया इधर, उसके बाद कनेक्टिविटी के नाम पे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर आ गया, आईटी कंपनी आ गया। तो जस्ट देखिए, गवर्नमेंट ने जस्ट अनाउंस किया था कि हम लोग जस्ट इस बार रोड को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेंगे, देखिए उसके साथ कितना सारा सेक्टर बढ़ गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग देखिए, गवर्नमेंट का एक डिसीजन पूरा एक मल्टीपल सेक्टर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो हम लोगों को भी इसी तरह से सोचना है और उसी तरह से इन्वेस्टेड रहना है, ताकि हम लोग अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाए, ठीक है। अब देखिए, तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब टॉप को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल सर तीन चीजें मैं समझाऊंगा, बिल्कुल तीन चीजें चाहिए आप लोगों को, अच्छे से समझिए। उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। एक तो है ग्रोथ पोटेंशियल। फर्स्ट है ग्रोथ पोटेंशियल। ग्रोथ पोटेंशियल मीन्स कंपनी बिजनेस लीडर होना चाहिए, मतलब उस कंपनी का माल बिकना चाहिए, हम लोगों को आना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि उस कंपनी का ही चीज यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे सीमेंट का नाम लेता हूँ, सीमेंट, हमेशा सीमेंट का नाम नाम जैसे ही हम लोग लेते हैं तो क्या, डालमिया हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब मार्केट लीडर होता है, ठीक। मार्केट लीडर उसको बोलता है जिसका मतलब कंपनी के नाम सुनते ही पहले ही हम लोग को आ जाता है कि वही कंपनी, जैसे डालमिया हो गया एक, उसके बाद अल्ट्राटेक हो गया। बाकी हम लोग का, हाँ, नेक्स्ट है पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का सिंपल सा मतलब यही होता है कि यहाँ पे देखिए लिखा है, इन इंडिकेट्स हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपीज ऑफ अर्निंग। पी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का शेयर का प्राइस 30, पी रेशियो 30 है, और कंपनी ए का, कंपनी बे का, सॉरी कंपनी बी का शेयर प्राइस मान लीजिए 50 रुपीज है।
इसका सिंपल सा मतलब यही निकल के आता है कि आपको कंपनी ए में 1 रुपीस अर्न करने के लिए आपको 30 रुपीस स्पेंड करना होगा। बस, आपको 30 रुपीस देना है, और कंपनी बी में 1 रुपये अर्न करने के लिए आपको 50 रुपीज इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए कौन सा अच्छा है, ऑब्वियसली मैं इसके साथ ए के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक में 30 रुपीज इन्वेस्ट करके ही 1 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो उसका जो सिंपल यही सा टर्म होता है। ठीक है, तो पी वैल्यू हमेशा एक कंपनी का, कोई भी एक कंपनी का पी वैल्यू हमेशा लो होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा पैसा जुटा पाए। ठीक है, जनरली 5 to 15% पी इज वेरी गुड। ठीक है, लोअर पी मीन्स मच गुड एज द स्टॉक। ठीक है, उसके बाद आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मीन्स उस कंपनी ने हर एक इक्विटी के बेसिस बदले में कितना रिटर्न दिया है अभी तक, क्योंकि जनरली ये 15% होना चाहिए। 15% और उससे नीचे होता तो अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि 15% ही स्टैंडर्ड है, 20% तक भी चलता है, बट उससे ज्यादा जाता है तो थोड़ा ओवर वैल्यूड हो जाता है। ठीक है, बाकी है कि इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग को ये बताता है कि उस प्राइस का वो जो स्टॉक है उस पर्टिकुलर टाइम में ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, क्योंकि एक कोई भी एक स्टॉक एक टाइम में 3 कंडीशन होता है, आइदर वो ओवर वैल्यूड होता है, फेयर वैल्यूड, फेयर वैल्यूड, या फिर अंडर वैल्यूड। ठीक है, फेयर वैल्यू है तो फिर ठीक है, अंडर वैल्यू है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओवर वैल्यूड है तो थोड़ा बाकी चीज देखना है, क्योंकि हर एक स्टॉक टाइम टू टाइम करेक्ट होता रहता है इस टाइप से। ठीक है, ये जो बीच वाला लाइन होता है इसको फेयर वैल्यू बोलता है, ये है ऊपर वाला ओवर वैल्यूड बोलता है, और नीचे वाला अंडर वैल्यूड बोलता है। ठीक है, तो ये दोनों सेफ साइड है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये चेक किया जा सकता है, ये जो फैक्टर मैंने बोल दिया इसको चेक कैसे किया। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा चीज़ है, आप screener.com बोल के एक वेबसाइट है, जस्ट इसको कॉपी कीजिए, screener.com, उसमें चलिए मैं आपको स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ। स्क्रीनर, यहाँ पे स्क्रीनर में आ गया। जैसे ये है स्क्रीनर का होम पेज हो जाएगा, आपको एक ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आप फिर स्क्रीनर पे जैसे आ गए, स्क्रीन स्क्रीन वाला ऑप्शन है उसमें जाइए। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज सेक्टर बोल के आएगा। ठीक है, इसमें आप मान लीजिए कौन सा, मैं हाँ हम लोग का एग्जांपल सेम ही रखते हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर का ही एग्जांपल लेता है। यहाँ पे सीमेंट सेक्टर हो गया। अब सीमेंट सेक्टर जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आपको सीमेंट से रिलेटेड जितना सारा स्टॉक लिस्टेड है सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा अच्छा स्टॉक है हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा है। तो उसके लिए सिंपल सा चीज है कि मैं क्या करता हूँ, सबका अलग अलग होता है, बट मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग यही चार को देखिए, आपको बढ़िया सा डिसीजन बन जाएगा। एडिट कॉलम पे जाइए, आपको चार चीज देखना है, मैंने बोला था प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना है। उसके बाद वो मार्केट लीडर होना चाहिए। मार्केट लीडर कैसे पता चलेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन से। मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना ज्यादा होगा वो उतना बड़ा मार्केट लीडर है, मतलब ऑब्वियसली मार्केट के जो लोग मार्केट को चला रहा है, सेक्टर को चला रहा है, उसी के पास ज्यादा पैसा होगा। ज्यादा पैसा मीन्स सिंपल सा चीज वही इंडिकेट होता है कि उसके पास उसका माल ज्यादा बिक रहा है। ठीक है, तो वो मार्केट लीडर होना चाहिए, पी रेशियो कम होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने बोला था नियरली 15%, 15% के आसपास होना चाहिए, वो अच्छा अच्छा माना जाता है। 15%, सॉरी 15% से ज्यादा होना चाहिए, वो अच्छा होता है। बाकी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए अच्छा खासा। ठीक है, ये चार आप यहाँ से ले सकते हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस टू अर्निंग, डिविडेंड भी ले सकते हो, कोई कोई अगर डिविडेंड देखना चाहते हो तो। जितना भी है यार, इंडस्ट्री भी बहुत सारा है यहाँ पे, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं चार को देखना है, सेव करना है। जैसे ही आप सेव कर जाओगे, यहाँ पे ये लिस्ट हो जाएगा, कंपनी नेम, करंट मार्केट प्राइस है ये, पी रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, आरओई एंड फ्री कैश फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहता है कि आप इसको हायर टू लो, लोअर टू हाई, अप डाउन, बॉटम अप, हर कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम लोग, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखते हैं मार्केट का लीडर कौन है, उसके हिसाब से देखा जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट आ रहा है, देन अंबुजा सीमेंट आ रहा है, श्री सीमेंट, एसीसी, डालमिया भारत। ठीक है, जेके सीमेंट, देख पा रहे हैं आप।
मुझे लगता है आप लोग हर किसी ने शायद ये जितना भी टॉप 5 कंपनीज है उसमें से ये चारों का नाम तो सुना ही है, अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री सीमेंट और डालमिया भारत। ठीक है। अब देखिए, फ्री कैश फ्लो के हिसाब से भी देखा जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट के पास अच्छा खासा इतना तो 2013 करोड़ का फ्री कैश फ्लो उन लोगों के पास है। कंपनी उसका आरओई 12% है, अच्छा है, 15 के आसपास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए कितना ज़्यादा है। पी रेशियो, पी रेशियो देखिए, पी रेशियो कम होना चाहिए, बट पी रेशियो का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि पी रेशियो 5-10 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए एक इतना बड़ा कंपनी का पी रेशियो तो थोड़ा तो हाई होगा ही। ठीक है, इसका पी रेशियो अगर आप मान लो कि 5 रुपया क्यों नहीं है, नहीं मिलेगा। एक मार्केट लीडर का शेयर आप 5 रुपया में इन्वेस्ट करके आप 1 रुपया कमाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो अच्छा अच्छा चीज है उसके लिए थोड़ा तो पे करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो मार्केट लीडर्स होता है उन लोगों का जनरल पी थोड़ा 30-40 के आसपास रहता है। ठीक है, वो एक हो गया। इस तरह से आप डिसीजन ले पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो इसके हिसाब से जैसे ही ये करोगे आप, आपके पास ये लिस्ट आ जाएगा, उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। ठीक है, इस टाइम में मैं तो ये नहीं बता सकता कि आप ये खरीद लीजिए, क्योंकि सेबी का बहुत सारा गाइडलाइंस रहता है, पर आप लोगों को एक समझ में आ रहा है कि ये फिल्टर आउट करने के बाद यहाँ पे जो कंपनीज बचता है वो कंपनी जनरली अच्छा कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फिर से आता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, हमने स्टॉक का लिस्ट तो मिल गया। ठीक है, बट क्या इमीडिएटली बाय कर ले उसको? तो उसके लिए हम लोगों को कंपनीज का हेल्थ चेकअप करना होता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं? उसके लिए है कि इंट्रिंसिक वैल्यू दिखा जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको ये बताता है कि जो पर्टिकुलर टाइम में, उस टाइम में उस स्टॉक का प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, कि कौन सा वैल्यूड पे है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है ओवर वैल्यूड और अंडर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ठीक है, बाकी फेयर वैल्यू और मेजरमेंट वगैरह ये सब मैंने तो बता ही दिया है। ठीक है, पी रेशियो मैंने बता दिया, आरओई, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड ये भी बता दिया है। ठीक है, फिर से स्क्रीनर पे चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पे आ गया, मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक, मान लीजिए मैंने अभी फिर से गया स्क्रीनर पे। मान लीजिए हम लोग अभी ऑयल ऑयल एंड गैस सेक्टर देखते हैं। चलिए, ऑयल ऑयल ओ कहाँ है? ऑयल ड्रिल एंड लाइन। ठीक है, नहीं नहीं, ऑयल ड्रिल एंड लाइन नहीं आएगा इधर। कौन सा देखते हैं? एफएमसीजी है इधर, क्रूड ऑयल, सॉरी, चलिए मिल गया, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, एक बार आपने फिल्टर लगा दिया तो उसके बेसिस पे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिलेटेड जितना भी कंपनी आ जाएगा यहाँ पे आ गया। ओएनजीसी आ गया, ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान ऑयल आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, ओएनजीसी का मार्केट लीडर है, उनको तो पता ही है, सबको पता है ओएनजीसी के बारे में, इतना बिग मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, उसको उन लोगों का फ्री कैश फ्लो देखिए, आरओई कितना 16%, परफेक्ट पी देखिए, ये बहुत सस्ता पी है एक्चुअली, बहुत अच्छा। तो ओएनजीसी मतलब स्टॉक रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर मुझे किसी ने अगर ये बोल दिया, पूछ लिया कि ये स्टॉक अभी सही टाइम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए है कि नहीं, हाँ बिल्कुल ये बढ़िया स्टॉक है। पी रेशियो कम है, मार्केट प्राइस भी ठीक है, मार्केट लीडर्स भी है, आरओई आरओसी आरओई भी अच्छा खासा है, कैश फ्लो भी अच्छा होता है, तो ये एक अच्छा स्टॉक होता है। ठीक है, इस टाइप का एक स्टॉक हो गया। अब मान लीजिए ये स्टॉक अभी के टाइम पे ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है कि नहीं, यहाँ से चेक किया जा सकता है। जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे आप, जैसे ही मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ गए ओएनजीसी, इधर यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे पर्टिकुलरली सर्च भी कर सकते हो ओएनजीसी। जैसे ही ओएनजीसी सर्च करो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी आ जाएगा। यहाँ पे इस कंपनी का पूरा हिस्ट्री आपको आ जाएगा। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ दिख जाएगा, करंट प्राइस कितना है, उसका हाई लो कितना लगा, स्टॉक भी देखेगा 8.68, आरओई और आरओई आर सॉरी आरओई 16 पॉइंट, आरओसी आपका 18% है। ग्राम नंबर, पाइट्रोस की स्कैन, ये सब, सॉरी पाइट्रोस की स्कोर, ये सब क्या है बाद में मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो कम है, 8.68, अच्छा है। मार्केट कैप देख लिया। एफ आई आई होल्डिंग्स मतलब इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना बना हुआ है, वो अच्छा खासा 8.57 इज गुड। प्रोमोटर्स के पास कंपनी का ऑलमोस्ट 60% का शेयर्स है,
तो वो भी अच्छा है। उसके बाद बाकी हाँ, ये कंपनी का चार्ट देख जाएगा इधर। उसके बाद यहाँ पे हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है 358। 358 मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू एक इनसाइडर फॉर्मूला है जिसके बेसिस में जो नंबर निकल के आता है। इसका 358 इनसाइड इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि आज के तारीख में इस कंपनी का वैल्यू मार्केट के हिसाब से, और इस मार्केट में कंपनी जिस टाइप का काम कर रहा है उसके हिसाब से उसका प्राइस 358 होना चाहिए, ठीक है। अगर इंट्रेंसिक वैल्यू से, अब लेकिन करंट प्राइस कितना है, 314, ठीक है। मतलब ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड भी नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्वल होता तो फेयर वैल्यूड होता। कंपनी अंडर वैल्यूड है, मतलब इस कंपनी में ग्रो करने का पोटेंशियल है, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू से हम लोग को ये समझ में आ जाएगा, और एक पर्टिकुलर टारगेट भी हम सेट कर सकते हैं कि जैसे ही ये 350 360 के आसपास आएगा तो हम लोग सोचेंगे कि ये कंपनी अभी फेयर वैल्यू, जैसे ही फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर जाएगा उस टाइप से हमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सिंपल सा चीज वही बन के आता है, ठीक है। और बाकी इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो यहाँ पे, ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, सब कुछ यहाँ पे आपको हर एक चीज दिख जाएगा, कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना क्या है, हर एक चीज दिख जाएगा, ठीक है। और बाकी एक नॉर्मल एक कंपनी कोई भी एक ले लेते हैं, मान लीजिए कौन सा लो, कोई भी एक कंपनी, चलिए रिलायंस लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाकी तो है, इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे। हाँ, देखिए, रिलायंस का इंट्रिंसिक वैल्यू दिखा रहा है 1036, और रिलायंस का करंट वैल्यू है आपका 3000, ठीक है। मतलब रिलायंस का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो रिलायंस में अब कोई बोलेगा कि रिलायंस और ओएनजीसी में पैसा किस में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा। ऑब्वियसली रिलायंस भी मार्केट लीडर है, सेफ तो दोनों में है, बट ओएनजीसी ज्यादा सेफ है क्योंकि ओएनजी का इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। बट सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी एक स्टॉक का डायरेक्ट वो नहीं हो सकता है कि वही मतलब उसी से बेच किया जा सकता है। बट बहुत सारा चीज मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह आप देखोगे तो आपका स्टॉक एटलीस्ट लॉस होने का चांस कभी नहीं होगा, अगर आप इंट्रिंसिक वगैरह, इंट्रिंसिक वैल्यू, पी रेशियो लोअर पी में कर रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू भी, उससे इंट्रिंसिक वैल्यू भी आपको ये बता रहा है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। उसके बाद आरओई आरओसी देख रहे हो अच्छे सा, तो आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कभी भी लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। भले ही प्रॉफिट ज्यादा ना आए बट लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। और हम लोग शेयर मार्केट में आने का मोटिव भी हमें हम यही रखना है कि हम लोग हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। तो इसी तरह से आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनर पे आइए, फिर रिलायंस का हर एक चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है क्या, कंपनी प्रॉफिट के बाद कितना टैक्स अर्न कर रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, बैलेंस शीट आप देख सकते हो, उसका इक्विटी इक्विटी रिजर्व्स, बोरोइंग्स है कि नहीं, कैश फ्लो, हर एक चीज, एफआई इवन है, प्रोमोटर्स, एफआई ने स्टैक बढ़ाया कि घटाया है, डीआई ने क्या किया है, हर एक चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स का, कंपनी का अर्निंग्स वगैरह जब रिलीज होता है सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी के बेसिस में हम एक स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग आई थिंक सीख गए सब कुछ कैसे एक स्टॉक, और इसको बेसिस पे आप लोग इसको बैक टेस्ट करके अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए ना कोई दूसरा यूट्यूब देखना जरूरी है, ना कुछ दूसरों का टिप लेना जरूरी है, आप खुद अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बाकी ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, किसी को चाहिए तो askbudgettrader.com में आप पूछ भी सकते हो मुझे मेल करके, ठीक है। चलिए, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है। चलिए, थैंक यू।